किस तरह के कितने प्रकार होते हैं शेयर्स के और उनका नेचर कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि इन सारे टर्म्स को हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं और सारे टर्म्स को इंग्लिश में यूज करते हैं। तो हिंदी में भी हम याद रखेंगे बट इंग्लिश में ही आप डे टू डे लाइफ में आगे भी लाइफ में काम करोगे, यहाँ तक कि अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां पर हिंदी न्यूज़पेपर में भी ये सारे टर्म्स आमतौर पर इंग्लिश में ही लिखे रहते हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। तो अपने यहाँ पर कंपनीज एक्ट जो है 2013 का कंपनी अधिनियम है, उसमें एक सेक्शन है 43। तो उसकी जो धारा 43 है उसके तहत हम दो तरह के शेयर्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? शेयर्स की। शेयर्स को हिंदी में अंश बोलते हैं, अंश रखने वालों को अंशधारक बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में शेयर होल्डर्स बोल देते हैं। तो ये जो अंशधारी है ये क्या हो जाएंगे? हमारे शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शेयर होल्डर्स। और अंश क्या हो गया? जो भी कंपनी की पूंजी है उसमें एक हिस्सा, उसमें एक अंश, उसी को शेयर बोल देते हैं। शेयर का भी मतलब एग्जैक्टली यही होता है। तो इसमें जो वास्तव में इंग्लिश भाषा में अर्थ होता है शेयर का, वही हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे होते हैं, और वैसे हिंदी में अंश का जो अर्थ होता है वही यहाँ पर भी अर्थ है। तो पूंजी का अंश है तो उसी को अंश बोल देते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर। ये भी बहुत कॉमन है। अच्छा, आगे क्या हुआ? आगे देखिए, अब जो भी हम लोगों ने बात की थी कि एक ऑथराइज्ड कैपिटल हुआ करती थी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब अधिकृत अंश पूंजी, वो किसी कंपनी में कितनी हो सकती है ये हम लोग कैसे डिसाइड करते थे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो था, याद करिए पिछला वीडियो। तो हम लोग MOA के द्वारा क्या क्या निर्धारित करते हैं कि अधिकृत पूंजी की राशि कितनी होगी और साथ में उसमें कितने अंश होंगे। मतलब हम लोगों ने क्या उदाहरण जो लिया था उसमें 4 लाख शेयर लिए थे और हर शेयर का जो अंकित मूल्य था या फेस वैल्यू था या उसका नॉमिनल वैल्यू थी वो कितनी थी? 10 रुपए की थी। तो 40 लाख रुपए हमारी क्या हो जाती थी? अधिकृत पूंजी, यानी कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 40 लाख की हो गई थी। और 4 लाख शेयर्स थे, तो कितने शेयर्स होंगे और कितनी पूंजी होगी ये दोनों ही कौन बता रहा है हमको? MOA। और इसका हिंदी में जो नाम है बड़ा खतरनाक है। ठीक है, इसका नाम होता है सीमा पार्षद नियम। और पार्षद हमारे यहाँ चुनाव वगैरह भी लड़ते हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, नगर निगम होते हैं, तो वहां से कंफ्यूज मत होना। इसको बोलते हैं सीमा पार्षद नियम, किसको? MOA को। तो बहुत ही रेयर है, यहाँ तक कि ये हिंदी के अखबारों में मैंने आपको बताया नहीं यूज किया जाता है, MOA ही यूज किया जाता है। तो इसलिए इसको भी आप ये MOA लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं चलेगा। सीमा पार्षद नियम लिखना चाहो तो लिख लो। लेकिन अब अगली बात आती है, आपने अधिकृत पूंजी में बात कर ली, अब किस तरह के शेयर्स इशू किए जाएंगे वो जब बात आती है तो वो आती है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। किसमें आती है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अंशों की श्रेणियां क्या होंगी और उन श्रेणियों में जो अलग अलग तरह के शेयर्स होंगे उसमें किस तरह के आपको राइट्स मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, और आपके क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, आपके क्या क्या कर्तव्य होंगे, आपके मतलब जो भी शेयर होल्डर है। तो ये कहां से बात आती है? ये आती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कंपनी के अंतर नियम। तो कंपनी के अंतर नियम ये बात निर्धारित करते हैं। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से प्रकार होंगे। तो एक तो होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस मतलब होता है अधिमान, आपकी किस चीज को लेकर के ज्यादा वरीयता है। वरीयता समझते हैं? जैसे मैं बोल सकता हूँ आई प्रेफर कॉफी टू टी, मतलब मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है चाय की अपेक्षा। तो प्रिफर मतलब आप ज्यादा वरीयता किसको दे रहे हो? कॉफी को। तो मैं ज्यादा वरीयता दे रहा हूँ कॉफी को, मुझे चाय नहीं पसंद है। ठीक, ऐसा हो गया। ऐसे ही अगर प्रेफरेंस शेयर्स है, इसका मतलब है कि इन शेयर्स में कुछ वरीयता होती होगी, इनको कुछ प्रेफरेंस दी जाती होगी, नाम में ही स्पष्ट है। और दूसरे हैं हमारे समान समता अंश, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। तो किस चीज में वरीयता मिलती है? दो चीजें होती है। एक तो हमारा होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड को हम हिंदी में बोलते हैं लाभांश। तो लाभांश एक तो इनको पहले मिलेगा, किससे पहले? उन लोगों से जिनके पास समता शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की तुलना में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा क्या? डिविडेंड। और साथ में डिविडेंड कितना मिलेगा? कई बार इनका डिविडेंड निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है कि आपको इतना डिविडेंड, अगर एक शेयर है तो उसके हिसाब से आपको इतना डिविडेंड मिलेगा। या फिर जो भी आपका शेयर का अंकित मूल्य होता है, शेयर की फेस वैल्यू होती है, मान लीजिए 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, तो आपका पहले से निर्धारित है कि जो भी फेस वैल्यू उसके कंपेरिजन 50% आपको हर बार हम डिविडेंड देंगे। तो इनका 10 रुपए अगर फेस वैल्यू हो तो 50% 5 रुपए हो गया। इसका मतलब इनको 5 रुपए का डिविडेंड भी हमेशा मिलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? या तो पहले से निश्चित है या फिर हम एक रेट को निर्धारित कर देते हैं कि जो भी आपका फेस वैल्यू है उस पर एक रेट लगाया, उसका एक परसेंटेज बनाया और वो आपको हो गया क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। तो ये चीज या तो इनको पहले से निश्चित होती है या फिर अंकित मूल्य पर एक निश्चित दर पे बना देते हैं। दोनों ये बातें एक ही हैं, घुमा फिरा कर की है। पहले से आप बोल दो 5 रुपए दे रहे हैं, दूसरा बोल रहे हो कि हम फेस वैल्यू पर 50% दे रहे हैं, एक ही बात है। और वो पहले क्या मिलेगा? पहले का मतलब क्या हुआ? देखो,
कभी कभी ऐसा होता है कि लाभांश का मतलब क्या हुआ, जब लाभ होगा तब आपको उसका अंश मिलना चाहिए। अगर लाभ ही नहीं हुआ, मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर में, किसी वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी को घाटा हो जाता है, तो क्या कंपनी लाभांश बांटने की एक पोजीशन में होगी? नहीं होगी। तो उस वाले केस में तो हम बांट ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए इतना लाभ आया, थोड़ा सा ही लाभ बन पाया, तो जरूरी नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाभ मिले, लाभांश बांटा जाए। इनको डिविडेंड बांटना जरूरी नहीं है, इनका डिविडेंड फिक्स भी नहीं होता है। और अगर पहले इन लोगों को बांट दिया गया, उसके बाद से बचा, तब इन लोगों को भले ही बांटा जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिल रही होती चीजें, तो ये इनको पहले वरीयता दे दी जाती है, नाम में ये प्रेफरेंस, और इनको बाद में मिलता है। और इनका अनिश्चित भी होता है, यहाँ पर नॉर्मली निश्चित रखा जाता है कि आपको इतना तो मिलेगा मिलेगा। अब मैंने आपको बताया कि आपको मैंने बोल दिया इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो गया तो क्या किया जाएगा? तो कंपनी के द्वारा इनको पैसे दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए, अब इस पर बात आ जाती है। तो अब समझिए, इसमें एक नया एस्पेक्ट आता है। वो क्या आता है कि जिस साल कंपनी को फायदा हो रहा है उस साल तो डेफिनेटली इनको बांट देगी, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। और जिस साल नुकसान हो रहा है या फायदा नहीं हो रहा है या नुकसान होता चला जा रहा है कुछ सालों तक, और इनको हमने बोला हुआ है कि आपको हम इतना पैसा देंगे, तो हो सकता है जब कंपनी को फायदा हो तो पिछला जितना बकाया है वो सारा मिला करके भी वो लाभांश बांटना स्टार्ट करे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? तो तीन तरह के हो जाते हैं। अब इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब जो भी आपका पुराना बकाया है, जो अरियर्स बचे हुए हैं, वो भी आपको दिए जाएंगे, और इसी को हम लोग बोल देते हैं संचयी हिंदी में। तो जो संचयी प्रकार के अधिमान शेयर्स होते हैं, अधिमान अंश होते हैं, उनमें क्या रहता है कि अगर आपका बकाया रह गया है, जो आपको कंपनी से मिलना था, नहीं मिल पाएगा क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाई किसी भी कारण की वजह से, तो जब कंपनी अच्छी प्रॉफिट में आएगी किसी भी समय के बाद से, 2 साल 3 साल के बाद से, तो आपका बकाया भी देगी, तो वो हो जाते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई जब लाभ ही नहीं कमा पाए तो लाभांश देने का मतलब नहीं है, तो हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स नहीं रखेंगे। कैसे रखेंगे? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रखेंगे। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ संचय प्लस उल्टा। उल्टा मतलब संचय का उल्टा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब संचय का उल्टा बना दिया है। तो क्या हो जाता है? उसको हम हिंदी में बोलते हैं असंचयी। आ लगा दो खाली, कुछ नहीं करना है। तो असंचयी प्रेफरेंस शेयर्स में क्या हो जाएगा कि अगर नुकसान हुआ है तो हम आपको पैसे नहीं दे पाए तो उस साल का नहीं देंगे, जब फायदा हो रहा है तो आपको देते रहेंगे। तो वो हो गया हमारे क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ऐसे ही इसमें एक और कैटेगरी आती है अंश भागी और गैर भागी। तो एक होता है पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपका, अगर इन लोगों को पहले से निश्चित है कि आपको 5 रुपए ही मिलना है, और हो सकता है कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए पर शेयर, मान लीजिए कंपनी को 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इनको 5 तो मिल गए, लेकिन अब 45 रुपए वाले का हिस्सा क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो हो सकता है कि ये लोग उसके बाकी का जो लाभांश है उसमें पार्टिसिपेट करें, इनका भी अंश बनता हो, तो इनको बोल देंगे अंश भागी। और कुछ में बोला जाएगा नहीं आपका फिक्स्ड ही रहेगा काइंड ऑफ, तो आपका गैर भागी हो जाएंगे, आप नॉन पार्टिसिपेटिंग हो जाएंगे। अच्छा, तो ये किसकी? ये प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरीज है, आप कंफ्यूज मत होना, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक कैटेगरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में कठिन नाम होता है उसका, शोध्य और अशोध्य। अब शोध्य और अशोध्य का क्या मतलब हुआ? शोध्य और अशोध्य को हम लोग जो बोलते हैं, इसमें क्या हो जाता है? रिडीमेबल। रिडीम समझते हैं? कोई चीज आप कब रिडीम कर पा रहे हो? रिडीमेबल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने कोई प्रेफरेंस शेयर खरीदा किसी कंपनी से, और कंपनी ने मुझे बोला हुआ है कि आज से अधिकतम 20 साल का टाइम पीरियड होता है, उसने में तो आपको रिडीम करना ही करना होता है अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो। नहीं तो रिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि आप, कंपनी ने आपको प्रेफरेंस शेयर दिया, आपने खरीदा, आपने कंपनी को पैसे दे दिए, अब कंपनी आपसे वापस खरीद लेगी। अगर वापस खरीद पाएगी तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल, और वापस नहीं खरीद पाएगी तो बोलते हैं इररिडीमेबल। तो उसी को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं शोध्य और अशोध्य। तो अशोध्य वाले में क्या मतलब हुआ कि कंपनी ने एक बार शेयर इशू किया, फिर कभी वापस नहीं खरीदेगी। तो कब खरीदेगी? तब खरीदेगी जब कंपनी ही खत्म हो रही होगी, है ना, तब खरीदा जा सकता है, तब उसका सेटलमेंट होगा, जो कुछ भी वो देखा जाएगा। और वो कब होगा? जब उसका लिक्विडेशन हो रहा होगा, यानी कंपनी खत्म हो रही होगी। ठीक है, तो दो चीजें समझ में आई आपको कि जो भी अपने इंडिया में शेयर्स बांट सकती है, इशू कर सकती है कोई कंपनी, वो दो तरह के हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, समता और अधिमानी। अधिमानी में हम लोगों ने पहली बात कर ली थी कि किस चीज में इनको वरीयता मिल रही है, जो भी हमारा लाभांश है, जो भी डिविडेंड है। अब दूसरी वरीयता इनकी कहां पर आती है? दूसरी एक और चीज इसमें इनको वरीयता मिलती है, वो होता है कि आपने जो भी कैपिटल लगाया है वो कैपिटल आपको वापस मिले कब? जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। लिक्विडेशन मतलब कंपनी खत्म हो रही है। समझिए, जैसे मान लीजिए एक कोई कंपनी है, तो कंपनी क्या कैसे कहां से पैसे लेकर के आती है? कंपनी पैसे लेकर के आती है, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने जो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग में इक्वेशन होती है वो क्या हुआ करती है? A = L + C, ठीक है, या इसको ओनर्स इक्विटी भी लिखते हैं। तो ये हो सकती है कैपिटल यानी कि पूंजी, लायबिलिटीज यानी कि देयताएं, और एसेट मतलब परिसंपत्तियां।
तो जो कंपनी की कोई परिसंपत्तियां हैं उस पर बाहर वालों का अधिकार होता है, लायबिलिटीज देता है, यानी कि किसी बैंक से आपने उधार लिया है, किसी और इंसान से उधार लिया है, आपने डिवेंचर्स, इनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र, वो जारी करके पैसे उठाए हैं, तो वो वहां से आपकी परिसंपत्तियां बनी, आपके मतलब कंपनी की। और बाकी जो कंपनी के मालिक है उन लोगों ने जो कैपिटल इकट्ठा की हुई है, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो कंपनी की परिसंपत्तियों पर बाहर के जो देनदार है उनका अधिकार होता है और साथ में कंपनी के मालिकों का अधिकार होता है। अब ये सोचिए, मालिक तो घर के लोग हैं, तो अगर कंपनी डूब रही है तो पहले अधिकार मालिकों का बनेगा या बाहर के लोगों का बनेगा? सोचिए भाई, कंपनी तो मालिकों ने इसलिए चलाई है कि उनको लग रहा है इसमें प्रॉफिट होगा। कंपनी चलाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, लाभ कमाने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है, लाभकारी संस्था तो है नहीं। तो फायदा होगा तो किसको होगा? मालिकों को होगा, लेकिन नुकसान होगा तो भी मालिकों को होगा। तो अगर कंपनी बर्बाद हो रही है या किसी भी कारण वजह बस समापन की तरफ जा रही है, उसका लिक्विडेशन हो रहा है, तो सबसे पहला अधिकार तो बनता है जो भी हमारे देनदार हैं, बैंक्स हैं, ये सब लोग पहले पैसा ले जाएंगे। जो हमारे डिवेंचर्स जिन्होंने खरीदे उनको हम पहले पैसे देंगे। हम पैसे बाद में किसको देते हैं? बाद में हम शेयर होल्डर्स को पैसे देते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक है। अगर नुकसान हो गया तो आपका नुकसान, फायदा है तब भी तो आपका फायदा था, तो फायदा आप ले लो, नुकसान आप लो, ये तो ठीक बात नहीं है। इसीलिए शेयर होल्डर्स को नुकसान भी हो सकता है। अब शेयर होल्डर्स वाले में क्या बात आती है? शेयर होल्डर्स में भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, अब मान लीजिए ऐसे समझते हैं कि किसी कंपनी का को हमें खत्म करना है, समाप्त करना है, और कंपनी की जो भी परिसंपत्तियां उनकी सब मिलाकर की कीमत 50 लाख रुपए की है, और 50 लाख में जो देनदारियां हैं वो 45 लाख की हैं। तो पहले तो पूरी 45 लाख की देनदारियां दे दी जाएंगी। अब कंपनी के पास बचे 5 लाख रुपए, लेकिन कंपनी में जो लोगों ने पूंजी लगा रखी तो वो लगा रखी थी 20 लाख रुपए की। अब उस 20 लाख में हमारे पास 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, या 5 लाख के मान लेते हैं, ठीक है, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने पैसे लगा रखे थे और बाकी के 15 लाख लगा रखे थे इक्विटी शेयर होल्डर्स के। तो 5 लाख जो बचा है ना, वो पहले पैसा दे दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अगर उसके बाद पैसा बचता तब इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी समापन पर पूंजी वापसी का पहले अधिकार किसको होगा? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे। तो ये बस इतनी सी बात है इन सारी चीजों में। अब आपको प्रेफरेंस शेयर की सारी चीज समझ में आ गई। समता में क्या हो जाएगा? समता में वही है यार कि जिनका लाभांश में कोई पहले अधिकार नहीं है, लाभांश निश्चित भी नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में होगी तो मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, एकदम कॉमन शेयर होल्डर्स है सारे लोग ज्यादातर, तो इसमें कई बार आपको मताधिकार होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं, और कुछ बार नहीं भी होते हैं। तो कब होते कब नहीं होते इसकी हम बात कर लेंगे। और साथ में डिफरेंशियल राइट्स भी होते हैं। डिफरेंशियल समझते हैं? विभेदक मतलब अलग अलग लोगों को कुछ अलग अलग तरह की कंडीशंस है कि आप पे इतने परसेंट भले ही इक्विटी शेयर्स हो, लेकिन आप सिर्फ इतने परसेंट राइट्स ले सकते हो। नॉर्मली ऐसा होता है, जैसे कुछ बैंक्स हैं या अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, बैंक्स में कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा हो जाए, 20% की शेयर होल्डिंग है, लेकिन आपकी जो डिसीजन है उसकी वैल्यू कम रहेगी, 10% के आसपास रहेगी। तो इस तरह की चीजें भी होती है। तो वो अलग अलग तरह के जो नियम रहेंगे, वो कैसे कंपनी के नियम है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर निर्भर करता है, तो वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें वही होता है कि नॉर्मली इक्विटी शेयर्स के साथ आपको मताधिकार मिलता है। जितने परसेंट आपके पास शेयर है लगभग उतना मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है, ना भी मिले वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब इसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे जो हमारे चैप्टर का नाम था, और वो क्या था? अंश पूंजी के लिए लेखांकन। तो अब हम लोगों ने अंश पूंजी क्या क्या होती है, कंपनी कैसे इशू करती है, वो सारी चीजें देखी। अब एक और थोड़ा सा प्रोसेस इसमें बाकी है, वो ये है कि कंपनी पैसे कैसे लेकर के आती है मार्केट से। क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझना? क्योंकि यार हमें अगर ये प्रोसेस नहीं पता होगी कि कंपनी ने पहले थोड़ी बहुत बात हम लोगों ने की थी, क्या होती है, पहले एप्लीकेशंस मांगती है, उससे भी पहले वैसे प्रोस्पेक्टस देती है, प्रोस्पेक्टस दिया, फिर एप्लीकेशंस लोगों से मांगे, फिर उसके बाद से अलॉटमेंट किया शेयर का, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे कॉल्स भी कर सकती है, फिर फाइनल कॉल भी आ सकता है, और साथ में उसमें रिजर्व कैपिटल भी हो सकती है। तो वो पूरी प्रोसेस अगर हमें समझ में आ जाएगी ना, तभी तुम समझ पाएंगे कि अच्छा इस वाली प्रोसेस की जनरल एंट्री क्या होगी, इस वाले प्रोसेस को हम कैसे अपने खातों में लिखेंगे, कौन कौन से खातों में चेंजेस आएंगे, कौन से खाते में डेबिट होगा, कौन से खाते में क्रेडिट होगा, वो समझना रहेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग वाली पूरी प्रोसेस समझ लेंगे, और उसके साथ में ही फिर कंटिन्यूएशन में आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन कौन से जनरल एंट्रीज हो रही होंगे, कौन कौन से खाते डेबिट और क्रेडिट हो रहे होंगे। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि शेयर्स के टाइप्स कैसे होते हैं, ये सारी बात हम लोग अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे कि शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है, कैसे इशू किया जाता है, कैसे कोई कंपनी जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको कैसे बनाती है, शेयर होल्डर तो कोई बाद में बनेगा ना, और कैसे उन लोगों से पैसा लिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, लेखांकन व्यवहार क्या होगा, ये हम लोग बात करेंगे, और ये बात अगले वीडियो में करेंगे। मतलब समझ रहे ना कि किस स्टेप पर क्या चीज हो रही है, फिर उसको हम लोग अपने अकाउंट्स में कैसे लिखेंगे, यही तो हमें करना है। तो ये करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रोसेस होती कैसे है, और प्रोसेस क्यों होती है, ये तो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। भाई कंपनी है, कंपनी तो एक लीगल पर्सन है, उसके पास खुद का पैसा तो है नहीं,
तो उसको पैसे की जरूरत है, और वो पैसे की जरूरत है ये कैसे बताती है कंपनी। तो इसमें कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होती है। पहला चरण यही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। क्या करती है? प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? विवरण पत्रिका। विवरण पत्रिका में क्या है? उसका विवरण दिया जा रहा है कि कंपनी क्या काम करती है, समझ रहे हैं, और कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है। पहली बात तो ये होती है कि कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है, और साथ में क्या काम करती है, फिर शेयर्स कैसे इशू करेगी, ठीक है। और आपको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो था उसमें ये भी लिखा रहता था, सीमा पार्षद नियम जिसको बोलते थे, कि कितने अधिकृत है, कितने शेयर इशू करने के लिए अधिकृत है, और हर शेयर की कीमत क्या क्या होगी। तो ये सारा जो विवरण है वो कहाँ से आता है? वो हमारा आता है विवरण पत्रिका से। सबसे पहला स्टेप यही होता है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि व्यवसाय के लिए पैसे की जरूरत है भाई, तभी तो कंपनी कुछ काम कर पाएगी। तो जब ये इशू कर दिया गया, उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद से होता है कि अब पब्लिक को पता चल चुका है, जनता को पता चल चुका है कि कोई कंपनी अस्तित्व में आई, उसको पैसे की जरूरत है। तो अब बहुत सारे लोग उस प्रोस्पेक्टस को देखते हैं। उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग होते हैं भावी इन्वेस्टर्स। भावी मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो भविष्य में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, वो लोग, उन लोगों को लगता है यार कंपनी काम ठीक कर रही है और इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है बेनिफिट मिले। तो वो लोग क्या करते हैं? ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था उसके बाद से एप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं? एप्लीकेशन करते हैं। प्रोस्पेक्टस में ये भी लिखा होता है कि किस बैंक में आपको अप्लाई करना है। क्या लिखा होता है? किस बैंक में पैसे जमा करने हैं। और साथ में आवेदन के साथ साथ, एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी होती है। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, हम लोगों ने एक उदाहरण दिया था, उसमें एक दो चीजें थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवेदन राशि। आवेदन राशि को इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। अब मान लीजिए कि 10 रुपए किसी शेयर का अंकित मूल्य है, ठीक है। क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य समझते हैं, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। कितना है? 10 रुपए का। तो हमने बोल रखा है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 रुपए देना है। कितना देना है? 2 रुपए देना है। अब ये जो 2 रुपए मांगे गए हैं, ये आवेदन के समय मांगे गए हैं। तो आवेदन के समय जो पैसे मांगा गया उसको बोलेंगे आवेदन राशि। तो इस आवेदन राशि के साथ ही आवेदन करना होगा, और उसी शेड्यूल्ड बैंक में, हम लोग उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक, हिंदी में बोला था अनुसूचित बैंक। कौन सी बैंक? जो आपके प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है, पहले से विवरण में दे रखी होती है, वहां पर क्या करना होता है? जमा करना होता है। तो आपने आवेदन और आवेदन राशि के साथ भावी निवेशकर्ताओं जो है वो जमा कर देते हैं अनुसूचित बैंक में। अब इसमें एक दो चीजें और आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? 120 दिन और 130 दिन। ये क्या है? ये डायरेक्टली रिलेटेड है वैसे तो, बट आप समझ लीजिए, लिखा नहीं है तो इसका क्या मतलब है। देखो, जब भी कोई प्रोस्पेक्टस इशू होता है ना कि हमें पैसे की जरूरत है, उसको जारी करने के बाद, विवरण देने के बाद 120 दिन के अंदर जो न्यूनतम अमाउंट है, न्यूनतम मतलब मिनिमम अमाउंट, कौन सी राशि? न्यूनतम राशि। ये न्यूनतम अभिधान आ जाना चाहिए। अभी न्यूनतम अभिधान क्या होता है, कैसा होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो, मान लीजिए किसी कंपनी ने बोला हुआ है कि हमें 10 लाख रुपए मार्केट से उठाने हैं, हमें 10 लाख रुपए के शेयर्स उठाने हैं, और जो भी मिनिमम अमाउंट है, मान लीजिए 50, मतलब 9,50,000, कम से कम 9,50,000 रुपए आएगा तो हम इस इशू को सक्सेसफुल मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे। तो हो सकता है कि किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और 9,50,000 की जगह कम 7 लाख रुपए लोगों को नहीं इन्वेस्ट करने के लिए रुचि दिखाई। तो 10 लाख उनको करना था, 10 लाख में 10 लाख ना हो तो कुछ अमाउंट तक हो जाए, मिनिमम तक हो जाए। वो मिनिमम कितना होगा उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन उतना भी अगर नहीं हुआ तो फिर उस इशू को कैंसिल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जो भी निर्गमन था, जो इशू प्रोसेस थी, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो वो एक दिन में तो कोई आ नहीं जाएगा। हो सकता है कि देखो, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड होने में टाइम लगता है, कोई जानकारी है अचानक से तो फैल नहीं जाती है। आजकल हालांकि जो अफवाहें हैं वो बहुत तेजी से व्हाट्सएप पर फैलती हैं, कोई कुछ भी बना करके डाल देता है और लोग बेचारे मानने भी लग जाते हैं। तो जो फेक न्यूज है बहुत तेजी से फैल रही होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स बहुत अच्छे हो गए। लेकिन ये सारी चीजें तो जो थोड़े से समझदार लोग हैं वही सारे लोग कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे अचानक से विश्वास नहीं कर लेते हैं। तो उनके पास जानकारी पहुंचे, पब्लिसाइज भी करती है कोई कंपनी जिसको पैसे उठाने होते हैं, लेकिन वो सारी चीजें किसी के पास पहुंचने में समय लगेगा। तो 120 दिन यानी कि 4 महीने का उसको समय दिया जाता है कि आप 4 महीने के अंदर, 4 महीने से ज्यादा सही 120 दिन, क्योंकि महीना तो 31 का भी हो सकता है, 28 की फरवरी भी हो सकती है। तो आप ऐसा समझिए कि 120 दिन के अंदर उनको उतनी राशि उठा लेनी होती है मार्केट से। अगर न्यूनतम राशि भी उनको नहीं मिल पाई, क्या हुआ? नहीं मिल पाई, तो पूरा इशू कैंसिल हो जाता है। तो अब सवाल ये आएगा कि यार मान लीजिए 10 लाख रुपए उनको उठाने थे और उनकी मिनिमम जो भी न्यूनतम राशि थी वो 9 लाख रुपए की थी। अब 9 लाख की जगह अगर 5 लाख रुपए के आवेदन आ गए तो लोगों ने आवेदन करने के साथ साथ आवेदन राशि भी दे रखी है, तो वो राशि तो वापस कर देनी चाहिए कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने तो जो शेयर्स इशू करने थे वो किए ही नहीं। तो वो बात बिल्कुल आपकी सही है। और इसीलिए 130 दिन की बात आ जाती है कि जब आप लोगों ने शेयर्स उठाने के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया, विवरण जारी किया, लोगों ने आवेदन कर भी दिया, लेकिन जितना आपको उठाना था उसका न्यूनतम राशि भी नहीं मिल पाई आपको, तो आपने कैंसिल कर दिया। तो
तो जब आपने कैंसिल किया तो आवेदन राशि भी आप वापस कर दोगे, और कितने दिन में वापस करोगे? प्रॉस्पेक्टस जारी करने के 130 दिन के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ? 120 दिन तक तो आपने इंतजार किया कि हमें न्यूनतम राशि मिल जानी चाहिए, मिल गई तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिली तो आप क्या करोगे? अगले 10 दिन, और उस 10 दिन के अंदर आप पैसे वापस कर दोगे। और अगर आप पैसे वापस नहीं करते हो तो क्या होता है? सोचिए, अब कंपनी ने जारी किया, प्रॉस्पेक्टस किया, उसके बाद से अगर आप वापस नहीं कर रहे हो तो ऐसे सोचिए कि मान लीजिए मैं एक इंसान हूं, मैंने कोई पैसे आवेदन राशि कर दी, अब आवेदन राशि मेरी 4 महीने के लिए तो ब्लॉक हो गई, उस पर तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। तो अगर आप 130 दिन के बाद से और देरी करते हो तो हमारे यहाँ की जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, वो बोलता है कि आपको 15% वार्षिक ब्याज की दर से उनको इंटरेस्ट देना होगा। किसको? जिन लोगों ने ऑलरेडी आवेदन किया हुआ था, क्योंकि आप उनको और देर क्यों कर रहे हो? वैसे भी आपने उनका इंटरेस्ट का पैसा तो खा ही लिया है, या नहीं भी खाया, पड़ा हुआ है, लेकिन जो आवेदन करता है उसने तो सोचा था कि उसको शेयर्स मिलेंगे, वो तो मिल नहीं रहे, तो आप उसको इंटरेस्ट दोगे अगर आपने 130 दिन के अंदर वापस नहीं किया। तो ये दूसरी प्रक्रिया होती है। अब मान लीजिए कि उनकी न्यूनतम राशि मैच कर जाती है, तो शर्त है ये, समझिए, अगले स्टेप पर आप तभी जा पाएंगे, यहां से यहां तब जा पाएंगे जब ये शर्त पूरी होगी। और ये शर्त क्या है? न्यूनतम अवधान की कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो हो जाए। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, उसके बाद से फिर कुछ कानूनी औपचारिकताएं होती है, लीगैलिटीज होती है, उन सब के बाद फिर क्या होता है? फिर आप आवंटन करते हो, अलॉटमेंट करते हो। अब अलॉटमेंट के टाइम पर भी आप पैसे मांगते हो, ठीक है? पहले आपने एप्लीकेशन के टाइम पर मांगा, उसके बाद से जब आप आवंटन के समय मांगते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। ठीक। अब अलॉटमेंट मनी से क्या हुआ? मान लीजिए 2 रुपए आपने एप्लीकेशन के टाइम पर मांगा था, और मान लेते हैं कि हमने 3 रुपए कब मांग लिया, 3 रुपए हमने मांग लिया जब हमने अलॉट किया शेयर, तो अब हर शेयर पर हमें 5-5 रुपए मिल जाएंगे। ठीक। और अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पर ही, जब आप अलॉटमेंट हो चुका है उसके बाद ही कोई अंशधारक बन पाया। क्या बन पाया? शेयर होल्डर बन पाया। और उस टाइम पर कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैध कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कैसा हुआ? वो लीगल है, उसकी बाध्यता है, उसको लोग मानते हैं, उसकी मान्यता है, उसको आप किसी कोर्ट में लेकर के ले जाओगे तो वो माना जाएगा। एप्लीकेशन में तो आपने अप्लाई करवाया, लोगों ने, हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक चीज और आती है निकल करके, मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए उठाने थे और 10 लाख के लिए आपने 1 लाख रुपए के 10 रुपए के 1 लाख शेयर्स इशू किए हुए थे। अब 10 रुपए के 1 लाख शेयर्स की जगह मान लीजिए 1.5 लाख लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, और जो डिमांड आ गई वो आ गई कितने? 1.5 लाख शेयर्स की, कि हम 1.5 लाख शेयर्स भी खरीद सकते हैं, आपको तो जारी करने 1 ही लाख। तो जितने आप जारी कर रहे हो ना, उतने ही आप आवंटित करते हो। तो 50,000 लोग, जो 50,000 शेयर्स खरीदने वाले लोग थे, उन लोगों को क्या हो जाएगा? उन लोगों को तो शेयर्स मिलेंगे नहीं। तो आप क्या करते हो? जब ये दोनों चीजें हो जाती है, न्यूनतम अवधान हो जाता है और कानूनी औपचारिकताएं उसके बाद हो जाती हैं, तो आप सबसे पहले पत्र भेजते हो, लेटर्स भेजते हो। एक कुछ लोगों को भेजते हो अलॉटमेंट लेटर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवंटन पत्र, और जिन लोगों को आप शेयर्स नहीं दे रहे हो उन लोगों को आप बोलते हो खेद पत्र। ठीक है, आप बोलते हो कि हमें दुख है कि आपको हम नहीं दे सकते क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो गया, हमारा जो भी अलॉटमेंट था, जो भी हमारा इशू था उसका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। तो इसमें क्या हो जाता है? आवंटन पत्र और खेद पत्र, जब जिसको आवंटित करना उसको पहुंच गया और जिसको नहीं देना उसको खेद पत्र पहुंच गया, उसके बाद ही वैध अनुबंध बनता है और अंशधारक कहलाते हैं, और साथ में उन लोगों से जो पैसे लिए जाते हैं स्टेज पर उसको बोल देते हैं आवंटन राशि, अलॉटमेंट मनी। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब एक और चीज है, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए के शेयर के बाद से हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद कंपनी को और जरूरत पड़े अपनी आवश्यकता के हिसाब से, तो कंपनी बोलेगी तुमने 10 रुपए की बात खरीदने के लिए कही हुई थी, अभी तक तो तुमने 5 ही रुपए दिए हुए हैं, तो यार ऐसा करो कि मुझे और रुपए चाहिए। तो इसने फिर 2 रुपए और मांग लिए। कितने मांग लिए? 2 रुपए और। अच्छा, तो बाद के एक साथ 5 रुपए मांग सकते हैं क्या? तो यहाँ पर जो नियम है वो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन अभी भी समझ लो 2 चीजें होती हैं। जो भी इसका अंकित मूल्य होता है ना शेयर का, उसके 25% से ज्यादा नहीं मांग सकते हैं। कॉल में जब मांगा जा रहा है, इसको बोलते हैं याचना करने वाली बात है, याचिका। तो जब आप याचिका कर रहे हैं या मांग रहे हैं, या कॉल्ड अप, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल 25% से ज्यादा नहीं हो सकती, किसकी? फेस वैल्यू की। और अब याद करिए, हम लोगों ने तीसरे वीडियो में, इसी चैप्टर के तीसरे वीडियो में जो उदाहरण लिया था, उसमें 2, 3 और 3 किया था। तो 10 रुपए के हिसाब से 3 रुपए तो 30% हो गया, तो वो उदाहरण तो गलत हो गया। अब वहां पर उदाहरण इसलिए भी दिया गया, आपकी किताब में भी वैसे ही वही उदाहरण दे रखा है, क्योंकि आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे थे कि अलॉटमेंट मनी क्या हो सकती है, एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल, और रिजर्व मनी क्या हो सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा था। कैपिटल की बात हो रही थी वहां पर, रिजर्व शेयर कैपिटल, तो वो जो चरण था वो बताया जा रहा था। यहां पर आप समझिए
कि टेक्निकली बात यह है कि 25% से ज्यादा आप एक साथ नहीं मांग सकते हो। तो अगर 10 रुपए का है तो आप 2.5 रुपए से ज्यादा एक साथ नहीं मांग सकते। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपने एक बार पैसे मांग लिए तो उसके बाद दूसरी बार अगर आपको मांगना है तो आप कम से कम 1 महीने का टाइम दोगे, 1 महीने के अंदर फिर से वापस पैसे नहीं मांगोगे। ये नॉर्मली ऐसा नियम चलता है। अब क्या हो गया, आपने मांगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट कॉल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल। और इसके लिए जो अकाउंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। क्या बोलते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, अब एक बात यहां पर और समझिए, मान लीजिए 2 रुपए हमने यहां पर मांग लिया, उसके बाद से अगली बार में पैसे मांग सकते हैं, है ना, कभी और। कब मांगेंगे पैसे, ये डिपेंड करता है डायरेक्टर्स पर। डायरेक्टर्स का सोचते हैं, डायरेक्टर्स सोचते हैं कि कंपनी को कब कब जरूरत पड़ रही है, जब जैसी जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से उन लोगों से पैसे मांग लो। अब यहाँ पर आपने 1 महीने बाद से फिर से सेकंड कॉल कर सकते हो, थर्ड कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कोई तो ऐसी कॉल होगी जो आपकी फाइनल कॉल होगी। और इसमें रिजर्व शेयर कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। रिजर्व शेयर कैपिटल में क्या होता था कि आपने कुछ पैसा बचा करके रख लिया है, उसको आप तब ही मांगोगे जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी। क्यों, क्योंकि लेनदारों की सहूलियत के लिए, कि वो पैसा तो कम से कम लेनदारों को मिल जाएगा। अगर वो नहीं भी कॉन्सेप्ट रखना है तो क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने मान लीजिए थर्ड कॉल हमारी आखिरी कॉल है, क्या है, थर्ड कॉल ही हमारी आखिरी कॉल है, तो उसको हम लोग लिखेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। क्या लिखेंगे, थर्ड एंड फाइनल। तो अगर दूसरी ही फाइनल होती तो इसका मतलब यहाँ पर ही मत समझा कि तीसरी ही फाइनल होगी, हमेशा चौथी भी हो सकती है, तो लिखेंगे फोर्थ एंड फाइनल कॉल। तो उसमें एंड फाइनल भी जोड़ देते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे तृतीय और अंतिम मांग, और हिंदी में कोई लिखता नहीं, आपको पता है क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग का पूरा काम भी हमारा इंग्लिश में हो रहा होता है, तो ये भी हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझिए, और बातें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, ये जो ब्रेकडाउन है वो नॉर्मली इस तरह का हो रहा होता है कि पहले आप अप्लाई करते हो, उसके बाद से अलॉटमेंट होता है, फिर फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, थर्ड एंड फाइनल आ गया, ऐसे चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेशन के टाइम पर कोई कंपनी शेयर होल्डर से पूरा पैसा नहीं मांग सकती। 10 रुपए का शेयर है तो वो बोल सकती है पहले से ही कि आप मुझे 10 के 10 रुपए दो स्टार्टिंग में। जब आप अप्लाई कर रहे हो उसी टाइम पर हमें पूरे पैसा दे दो। तो पूरा पैसा अगर वो स्टार्टिंग में मांगेंगे तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इनकी बात बनती नहीं है। समझो, ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही सिस्टम रहेगा। हो सकता है कि सीधे सीधे उन्होंने पहले एप्लीकेशन पे मांगा, किसी भी हिसाब से मांग सकते हैं, एप्लीकेशन पे मांगा, फिर अलॉटमेंट में बाकी का पूरा मांग लिया एक साथ। हो सकता है फर्स्ट कॉल में ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर दिया तो पूरा मांग लिया। तो कंपनी पर ही निर्धारित करता है ये सब, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पूरी जो बात है आपने समझ लो। अब इसमें एक चीज छोटी सी जो बची थी, लिखने का फायदा ये होता है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ध्यान नहीं रह जाती कि मुझे ये भी बताना था, ठीक, इसीलिए लिखने का फायदा रहता है। तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आप ये सारी चीजें देख लो। लेकिन कई बच्चे ऐसा करते हैं, और आप लोगों में से क्या करते हैं, जो मैं लिखा होता है ना, तो मैं जो बोलता हूँ वो सुनते नहीं है, वो सारी चीजें बोर्ड पे पढ़ने लग जाएंगे। यार वो तो रहेगा, उसका तो स्क्रीनशॉट लेकर के कभी भी देख लेना, और नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। आप समझ लो कि मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। और इसीलिए मैं बोर्ड नॉर्मली पूरा भरा नहीं करता था, लेकिन कई लोगों ने बोला कि सर नोट्स बनाने में आसानी होती है, और वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लिख लो, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे अलग से, लेकिन आप समझो कि हो क्या रहा है। तो मैं क्या बता रहा था, अभी शेयर्स 2 तरह से इशू किए जाते हैं, तरीका तो एक ही है। 2 तरह के टर्म्स हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक होता है कि शेयर है वो एट पार इशू किया गया है, क्या किया गया है, एट पार, और दूसरा बोला जाता है एट प्रीमियम इशू किया गया है। अब इनका क्या मतलब होता है, मान लीजिए 10 रुपए का कोई शेयर है जिसका अंकित मूल्य 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। अब 10 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए पहले ही इशू किया गया तो हम लोग बोल देते हैं कि ये चीज एट पार इशू की गई। क्या बोल गई, एट पार, सम मूल्य। सम मूल्य मतलब जितना था उतने पर ही इशू कर दिया गया, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सम मूल्य। ये कब होगा, जब आपका इशूड प्राइस, निर्गमित मूल्य जो है वो किसके बराबर होगा, अंकित मूल्य के। मैंने मूल्य लिख दिया है, ठीक। तो अभी निर्गमित मूल्य जो है वो एट पार पर हो जाएगा जब 10 का 10 रुपए में हुआ। अब मान लीजिए 10 रुपए का शेयर आपने 12 रुपए में इशू कर रहे हो, कितने में कर रहे हो, 12 रुपए में। तो यहाँ पे जो 2 रुपए है ना एडिशनल, 10 रुपए था भाई फेस वैल्यू, तो जो 2 रुपए एडिशनल है वो बोलते हैं कि प्रीमियम है। क्या है, प्रीमियम है। तो आप सोचो कि यार कोई 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में क्यों खरीदेगा, इसलिए खरीदता है। और नॉर्मली हमेशा ही ऐसा होता है, ज्यादातर जो एस्टैब्लिश कंपनीज है, बनी बनाई कंपनी, उनकी एक गुडविल होती है। गुडविल समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं, मेरा कॉलेज है बिट्स पिलानी, ठीक, मैं बिट्स पिलानी से मैंने पढ़ाई की थी। तो बिट्स पिलानी एक कॉलेज है जिसको बहुत सारे लोग इंडिया में जानते हैं। एकदम वैसी ही बिल्डिंग आपने दूसरी बना दी। आपने एक तो बिट्स पिलानी बनाया, एग्जैक्टली सेम वैसी ही बिल्डिंग आपने दूसरी जगह बना दी, सारे क्लासेस वैसे हैं, सब कुछ वैसा है। तो इसमें जो दूसरी नई बिल्डिंग है उसकी कीमत ज्यादा होगी या जो बिट्स पिलानी है उसकी कीमत ज्यादा होगी। अब कुछ लोग होंगे चकरा जाएंगे, सोचेंगे कि सर ये तो नई बिल्डिंग बनी है। नई नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं एग्जैक्टली वैसी बिल्डिंग है, ठीक है, पुरानी और वैसा ही सब कुछ रखा हुआ है। तो देखो ये जो नई बिल्डिंग है इसका कुछ नाम नहीं है, समझ रहे हैं, इसको लोग जानते नहीं है, तो इसकी गुडविल नहीं है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, एक ब्रांड नहीं बना हुआ है, एक ट्रेडमार्क नहीं है।
तो अभी आप नए साबुन की कंपनी लगा लीजिए। साबुन बनाना बहुत आसान होता है, कक्षा 10 में साइंस में पढ़ाया जाता है साबुन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कक्षा 9 और 10 में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कभी। तो साबुन तो आप भी घर में बना सकते हो। अब आपका साबुन तो नहीं बिकेगा, बिकेगा क्या? डिटॉल बिकेगा, लक्स बिकेगा, जो भी है, लाइफ बॉय। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केटिंग हो चुकी है, उनका लोग नाम जानते हैं। तो जो ब्रांड है वो भी प्रीमियम लेकर के